गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो LP 39 सेट वाले बुक के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। और आज सेट नंबर 9 के सभी रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव बढ़ते हैं रीजनिंग के पहले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताओ, यहां फिट करना है कौन सा फिगर इसमें सेट करेगा। जल्दी से बताओ कौन सा फिगर इस फिगर को पूरी तरह से कंप्लीट करके आपको देगा। जल्दी से बताइए कौन सा फिगर। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये कितने ब्लॉक हैं, जस्ट वेट। यहां पर ये कितने ब्लॉक है बीच वाला, बताओ जरा। ये कितने ब्लॉक हैं? 2 ब्लॉक हैं। फिर ये कितना ब्लॉक है? सिंगल ब्लॉक है। तो फिर यहां पर कितने ब्लॉक होंगे? तो 2 ब्लॉक होंगे। फिर यहां पर कितने ब्लॉक होंगे? सिंगल ब्लॉक होंगे। फिर यहां पर कितने ब्लॉक होंगे? 2 ब्लॉक होंगे। फिर यहां पर कितने ब्लॉक होंगे? सिंगल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो इस प्रक्रिया में अब आप बताओ मुझे कि क्या होगा। तो क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बातें हैं। ये वाला लाइन यहां से सबसे पहले तो ये वाला लाइन आएगा, और फिर ये वाला लाइन आएगा, फिर ये वाला लाइन आएगा। छूटा हुआ लाइन यही है कि नहीं है, बताओ। यानी कि इस तरह का, और एक ये लाइन छूटा हुआ है। तो ये वाली फिगर कहां दिख रही है? तो डी में। अगर हम ऐसा फिगर बना दें तो ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। और आज के सेट का अगला सवाल ये रहा कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। भैया ये साइंस का क्वेश्चन है, गलती से रीजनिंग में आ गया स्लाइड में। अगला देखो, 5 से 7 कैसे आया? 2 बढ़ा करके। 7 से 11 कैसे? 4 बढ़ा करके। 11 से 17 कैसे? 6। तो प्लस 2 बढ़ रहा है, प्लस 4 बढ़ रहा है, प्लस 6। तो नंबर में अगली बार प्लस 8 बढ़ेगा। 17 8 क्या हो जाएगा? 25। अगर 25 किसी ऑप्शन में नहीं है तो आप उसको छांट सकते हैं। अब लेटर को पकड़ते हैं। ई से एफ प्लस 1 हुआ, एफ से एच प्लस 2 हुआ, फिर प्लस 3 हुआ, अब प्लस 4 होगा। तो 11 4 15, मतलब 25 ओ होगा ऑप्शन से सी। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। तो अगला सवाल ये रहा, है ना? ध्यान देखो, क्या उस आकृति का चयन निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए, ये दोनों और ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, तो ये वाला पार्ट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि क्या है? डायगोनल है। बाकी में क्या है? तो बाकी में जो 2 डायग्राम एक सा है वो क्या है? डायगोनल है। क्या है वो? डायगोनल है। लेकिन यहां पर डायगोनल नहीं है, तो फिगर नंबर 3 जो है वो आपका समूह से बिल्कुल अलग है। ओके, चलो कुमार सौरभ, सी नंबर आंसर एकदम सही है आपका। चलिए शहबाज अंसारी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आंसर करिए आप लोग जल्दी से। तो चलो फिर अगला सवाल ये रहा, कह रहा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज तो यहां पर है ही, एक्स्ट्रा में क्या आया? एक इसको आधा किया गया और एक सर्कल आया। फिर त्रिभुज यहां से हट गया, जो इसमें आया था वो इसमें आ गया। सेम ईयर यहां पर ये फिगर तो है ही, तो ये फिगर यहां पर भी है कि नहीं? अब यहां पर नया क्या आया? प्लस। अब जो भी चीजें ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो भी यहां पर नया क्या आया, इसमें और इसमें नया क्या है? सेम चीजें यहां पर दिख रहा होगा। इसमें नया क्या है? इस दोनों में प्लस, तो प्लस यहां दिख गया। अब बताइए इसमें नया क्या है? मल्टीप्लाई नया है, तो मल्टीप्लाई इज योर आंसर 4, ऑप्शन से डी। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है इसमें टोटल 9 समूह है। अब 3 3 का एक समूह है, तो पहचानिए 3 3 का एक समूह। बताइए, तो 3 6 और 9 एक समूह का होगा, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। फिर 1 4 और 7 एक ग्रुप का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं। और ये तीनों वॉल्यूम वाले हो गए, तो 2 5 8 एक तरह का होगा। अब ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है ये बताओ।
अब 1 5 7 तो होगा नहीं, 1 4 7, 2 6 8, 3 5 9, मतलब 2 6 8 ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, 1 4 7, 2 5 8 ये सही है, 3 6 9, ऑप्शन से सी नंबर। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉग को देखिए, डी का प्लेस वैल्यू कितना 4, ओ का प्लेस वैल्यू कितना 15 और जी का प्लेस वैल्यू 7, मतलब प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, यही लॉजिक है ना। तो बताओ मैट को क्या लिखेंगे, तो एम का 13 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और टी का 20 हो जाएगा। तो 13 120 ऑप्शन से ए नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पीजी पहला टर्म, फिर है आपका क्यू एच है, फिर है आपका आर आई है। तो बताइए अगला क्या होगा, जल्दी से बताओ तो क्या होगा। पी से क्यू, क्यू से आर, तो आर से एस हो जाएगा, जी से एच, एच से आई, आई से जे हो जाएगा, मतलब एक एक बढ़ रहा है। आंसर एस जे, क्या हो जाएगा एस जे। डन। अगला सवाल, अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 का स्क्वायर कितना 4, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन से। मतलब क्या किया गया है, स्क्वायर को सामने लिखा गया है, स्क्वायर को सामने लिखा गया है, लिखा गया है। कोई दिक्कत? यही है ना कि स्क्वायर को क्या किया गया, सीधा सामने लिख दिया गया है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करिए। एक शर्ट में हमेशा एक क्या होता या होती है, बटन, कपड़ा, कॉलर या जेब। अगर शर्ट है तो शर्ट में क्या हमेशा होगा, बटन, कपड़ा। तो कपड़ा सटीक आंसर नहीं हुआ। आप कहेगा सर सब तो होता ही है, सबसे सटीक क्या होता है, जिसके बिना शर्ट अधूरा माना जाएगा। तो किसके बिना शर्ट अधूरा माना जाएगा, एक शर्ट में हमेशा एक डैश होता है। बताइए जरा जल्दी से, क्या जाएगा आंसर, होता है या होती है। अगर कोई शर्ट है तो शर्ट में जो है बटन जरूर होगा, तो सटीक आंसर बटन होगा। समझ गए, बटन होगा। अगला कथन कह रहा है कि इस वर्ष के बजट में, मतलब इस वर्ष के बजट में क्या हुआ कि यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया। मतलब इस बजट में यात्रा बीमा के लिए, मतलब वो जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस होता है ना, उसके लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया। तो इस पर क्या धारणाएं हो सकती है, तो पहला, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। बताइए पहली धारणा सही होगी कि गलत होगी। ये कह रहा है कि यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो बताइए कि पहला तो बिल्कुल सही होगा, तभी तो कह रहा है बजट में नहीं है? तो बजट का मतलब क्या, धन आवंटित राशि। दूसरा, कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल सही। हम लोग के पास सामने जो बजट आता है, बजट में क्या रखा जाता है, जो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको साथ रखा जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, पहली धारणा भी सही होगी और दूसरी भी सही होगी। डन। अगला सवाल, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, मतलब मृत्यु कभी भी आ सकती है, यही ना कह रहा है। पहला निष्कर्ष, मनुष्य को एक दिन मरना ही है, यह सही होगा कि गलत होगा, जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल सही होगा। मौत किसी भी समय आ सकती है, यह तो और सटीक होगा। तो के 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, तो आंसर क्या चला जाएगा, सी। आसान आसान आज है नहीं। देखो इसका संबंध इससे, तो एरोप्लेन का संबंध किस, ये दोनों एक प्रजाति के हो गए, एक तरह का दिखता है। तो प्लेन्स का संबंध किससे हो जाएगा, बी से। होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, तर्क दिया हुआ है कि एक फ्लाईओवर का निर्माण कितने में, 200 करोड़ की भारी लागत के साथ किया गया है, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जहां कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है। नहीं तो बताइए, अगर मान लीजिए कि फ्लाईओवर बना है, यूज के लिए बना होगा, या तो ये यूजलेस है, गलत जगह बना दिया गया है,
या कुछ त्रुटि है जिसके डर से उस पर लोग नहीं चढ़ रहा है, यही ना हो सकता है। पहला, फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, या फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। बताइए कौन सा तर्क मजबूत होगा, जल्दी से बताइए। तो पहला भी यहां गलत होगा, क्योंकि फ्लाईओवर किसी न किसी रीजन से बनाया गया है, तो पॉजिटिव सोच करके ही बनाया गया होगा, भले उसमें कुछ त्रुटि है। इसका मतलब यह नहीं है कि फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है। दूसरा कह रहा है फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है, तो गलत, उसमें कुछ त्रुटि है, उसे सुधारने की जरूरत है। मतलब दोनों में से कोई भी नहीं होगा, दोनों में से कोई भी नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अगला सवाल। यदि बैकफील्ड शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिनी और दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो देखिएगा इसको क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी सी। सी के बाद क्या हो जाएगा? डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। डी ई एफ के बाद, डी ई एफ के बाद आई के एल, आई के एल, अंतिम में क्या हो जाएगा? एस। तो एफ के दाहिनी और दूसरा क्या हो जाएगा? के। अब बना तो लिए लिख करके, लेकिन काहे इस सवाल डायरेक्ट नहीं बनता। अब अरेंज वे में सजाइएगा अगर आप, तो एफ के बाद का लेटर कौन है? तो एफ के बाद क्या मिलेगा आपको? एफ के बाद आई मिलेगा, आई के बाद के मिलेगा, तो सीधा आंसर के। तो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे इसका, है कि नहीं है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहां पर कुछ छूटा हुआ है, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ठीक है। अब तो कह रहा है कितने त्रिभुज, कितने त्रिभुज। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसके अंदर में त्रिभुजों की संख्या कितनी, पहले ढूंढ लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर कितने त्रिभुज? 3। यहां कितने त्रिभुज? 3। तो 3 3 कितने हो गए? 6, प्लस 6 के बाद आ जाइए, 6 हो गया। 6 के बाद एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो जब 2 इधर से तो 2 इधर से भी, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो 6 4 10 तो वहां से हो गए, प्लस 10 के बाद आइए एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज दोनों मिला करके, फिर एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज दोनों मिला करके, तो 4 त्रिभुज इधर भी बढ़ गया। तो 6 4 10 4 कितना हो गया? तो 14 हो गया। क्या कोई और भी त्रिभुज बन रहा है? बताइए। नहीं। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। दिए गए वेनारेखी में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी तीनों खेल खेलता हो? तो सभी तीनों खेल खेलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एस हो जाएगी। तीनों खेल खेलने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? तो एस हो जाएगी। क्लियर? अगला सवाल, इसका प्रतिबिंब बनाना हो तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, सर्कल तो सर्कल हो जाएगा, अब डॉट 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 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, फिर ये तो होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये जो पॉइंट दाईं तरफ है वो बाईं तरफ हो जाएगा। तो 1 नंबर और 3 नंबर तो होगा नहीं, उल्टा कर दिया है, कर दिया है कि नहीं? उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा कि 2 और 4 में क्या है, ये सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें देखना है भैया कि क्या किया गया है, ठीक है। लाइन इस तरह खींचा हुआ, मेरे ख्याल से 2 नंबर होना चाहिए, कंफ्यूजन में डाल दिया है, पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है ना? तो फिगर नंबर 2 कर लीजिए। डन। अगला कह रहे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है। तो सेम वर्ड है कि नहीं बताइए? कहीं ना कहीं दोनों मिलता जुलता वर्ड। उसी प्रकार चहलकदमी का संबंध किससे? गतिविधि, भ्रमण, ढूंढने या पता लगाने, तो भ्रमण से। किससे? भ्रमण से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भैया? तो भ्रमण से हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, उस चित्र का चयन कर जो लिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो जरा बताइए कौन इसमें से संबंधित नहीं है? बताइए जरा कौन इसमें से संबंधित नहीं है? तो 3 नंबर फिगर संबंधित है। ये सारा एकदम सटीक फिगर है। ये बताइए यहां से मिसिंग है कि नहीं है? तो फिगर नंबर 3 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत?
या नंबर ऑफ लीफ भी गिन लो। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 4, इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने 4। तो फिर भी सम विषम पर भी छाटेंगे तो सी नंबर ही छटेगा। क्लियर। अगला सवाल 22, दिए गए वाक्य को सबसे अधिक, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे अधिक उपयुक्त किसके साथ पूरा करेगा। एक राजा के पास हमेशा क्या होता है, अपना राज्य होता है। क्या होता है, राज्य होता है। बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा बी जाएगा, है ना। अगला सवाल, किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए, तो समय कब का दिया हुआ है, सुबह का। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय वाई की छाया एक्स के दाहिनी ओर पड़ती है। सुबह का समय है, छाया कहां बन रहा है, एक्स के दाहिने। तो सुबह प्लस दाएं जैसे ही दिखे, तो सुबह प्लस दाएं का मतलब होता है दक्षिण में मुख। किधर, दक्षिण में मुख। समझ में आई बात। और सुबह प्लस बाएं मतलब उत्तर में मुख। तो दक्षिण में मुख किधर हो गया, तो एक्स का मुख किधर हो गया, ये बताओ पहले। एक्स का मुख किधर हो गया, दक्षिण में। तो वाई का मुख किधर हो गया, तो आमने सामने मुख है मतलब उत्तर में। अब सवाल क्या पूछ रहा है देख लो। सवाल पूछ रहा है एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है, तो एक्स दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। ऑप्शन से बी चला जाएगा। कोई दिक्कत। डन। ट्रिक है, सुबह प्लस दाएं मतलब क्या हो जाता है, सुबह प्लस दाएं मतलब दक्षिण, और सुबह प्लस बाएं मतलब क्या हो जाता, उत्तर की ओर मुख। क्या हो जाता, उत्तर की ओर मुख। असर शाम वाला क्वेश्चन रहेगा तो इसका उल्टा, नोट में याद रखिएगा। अगला सवाल, यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है, किसी समूह को कहिए, किसी समूह को कह रहा है यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक जॉब है। अनुमान इस पर क्या लगाया जा सकता है, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है, बिल्कुल सही। आप एक शास्त्रीय नर्तक है, यह कोई जरूरी नहीं है। तो केवल और केवल एक का मतलब आंसर से क्या चला जाएगा, तो सी चला जाएगा। क्लियर है। डन। चलिए फिर अगला सवाल ये रहा। ये तो मैथ का सवाल हो गया, गलती से आ गया रीजनिंग में, ठीक है। अगला सवाल, एक कार्यालय में हमेशा क्या होता है, छत, रसोई, प्राधिकारी या कार्य प्राधिकारी। क्योंकि ऑफिस है तो ऑफिस में प्राधिकारी होना अनिवार्य है। तो आंसर से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्लियर। तो आज का ये सेट 9 नंबर आपका क्लियर होता है। चलिए, स्वागत है बच्चे आप सबों का आज के टेस्ट में, और देखते हैं यहां पर क्या क्या प्रश्न है। गुणसूत्रों में क्रोमेटिड, गुणसूत्रों में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते उस बिंदु को क्या कहते हैं। ये देखिए, गुणसूत्र में क्रोमेटिड, आपको पता है क्रोमेटिड्स जो है नाभिक के अंदर पाया जाता है। और ये देखिए, ये क्रोमेटिड्स है। और क्रोमेटिड्स क्या होगा कि जब आपको जुड़ता है एक दूसरे से तो ये मोटा हो जाता है, और मोटा, और ये दो बाह वाला हो जाएगा, इस तरह से 2 आर्म्स वाला हो जाएगा, आपस में जुड़ा रहता है एक बिंदु पर। इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, सेंट्रोमियर कहते हैं, एकदम याद रखना। बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या कहेंगे इसको, तो सेंट्रोमियर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, बार बार ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि क्या कहते हैं इसको, तो सेंट्रोमियर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सेंट्रोमेयर कहेंगे। चलिए, अच्छी बात है बच्चे, आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे, गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो गुणसूत्र के बारे में सबसे पहले बताया था वोल्डेयर ने। क्या बताया था, वोल्डेयर ने बताया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। जीन क्या होता है, तो डीएनए का प्रोटीन भाग होता है। डीएनए के प्रोटीन भाग को हम जीन कहते हैं। डीएनए के प्रोटीन भाग को हम क्या कहेंगे, आपको जीन कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, तो बच्चे ठीक है, आपको हीरा जो है ये कार्बन का रवादार अपरूप है। आपको पता है कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और 1s2 2s2 2p2 होता है बच्चे। और यहाँ देखिए, ये p ब्लॉक एलिमेंट है, कौन सा,
पी ब्लॉक एलिमेंट है, एकदम याद रखिएगा पी ब्लॉक एलिमेंट है। और ठीक है बच्चे लोग ये ध्यान में रखना है कि हीरा जो है ठीक है ये देखिए ये कैल्शियम का यौगिक है, कैल्शियम ठीक है कार्बोनेट है CaCO3। बच्चे संगमरमर ये ठीक है कार्बनिक यौगिक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है तो कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो ये क्या है आपका हीरा तत्व है। ये देखिए संगमरमर, संगमरमर भी ठीक है डोलोमाइट CaCO3 इंटू MgCO3 होता है फॉर्मूला इसका। और ये देखिए CaCO3 हो गया। चौक जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए कौन नहीं, कार्बन का यौगिक नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपको कार्बन का रवादार अपरूप है, बाकी सब कार्बन के यौगिक होते हैं बेटा। क्या है, बाकी सब कार्बन के यौगिक होते हैं। हीरा कार्बन का यौगिक नहीं है, हीरा कार्बन का रवादार अपरूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे यांत्रिक ऊर्जा किन का योग है, तो यांत्रिक ऊर्जा बहुत अच्छी बात है। जरा आंसर बताइए बच्चे लोग, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो यांत्रिक ऊर्जा बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। तो यहां देखिए क्या हो रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किन का योग होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग, यानी मैकेनिकल एनर्जी ठीक है बराबर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होगा, तो बच्चे मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपको कैनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी होता है, यानी यहाँ देखिए mgh और प्लस क्या हाफ mv² होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा ठीक है रासायनिक ऊर्जा। चलिए अच्छी बात है। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है, ध्वनि निर्वात से गुजर नहीं सकता। अब देखिए ध्वनि मतलब साउंड वेव्स, ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि ठीक है ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ध्वनि की चाल दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला ठीक है आपको किस पर, प्रत्यास्थता पर, दूसरा घनत्व पर। याद रखना है ध्वनि की चाल दो कारकों पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रत्यास्थता और माध्यम के घनत्व पर यह निर्भर करेगा, एकदम याद रखिएगा बेटा। और ध्वनि सबकी चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, ध्वनि की चाल याद रखिए बेटा, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होता है किस में, ठोस में। उसके बाद किस में होगा, तो द्रव में। उसके बाद किस में होगा, तो गैस में होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, तो बच्चे इसका पीएच निकाल लीजिए। पीएच बराबर होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्या करेंगे, माइनस लॉग बेस 10 और क्या हुआ, तो 10⁻⁵ हो गया, कोई बात नहीं है। माइनस क्या होगा, -5 आ गया बाहर, और लॉग बेस 10 और 10, लॉग बेस 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, यानी 5 × 1 बराबर क्या हुआ 5, यानी पीएच वैल्यू कितना होगा, ठीक है आपको 5 होगा। बच्चे एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब भी पीएच मान के विषय में चर्चा करेगा तो पीएच है क्या, तो पीएच है क्या, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एकदम याद रखिएगा। क्या है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ क्या बच्चे, ठीक है आपको पीएच जो होता है, पीएच ये होता है ठीक है ऋणात्मक नेगेटिव लॉगरिथम, यानी लॉग बच्चे, लॉग किसका, तो H+ आयन सांद्रता का, H+ आयन सांद्रता का, एकदम याद रखिए बेटा H+ आयन सांद्रता का। तो ठीक है आपको पीएच होगा ठीक है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, एकदम ध्यान में रखिएगा। पीएच क्या होता है, तो ठीक है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणकीय मान को हम पीएच कहते हैं। अगर पीएच का मान क्या होगा आपको ग्रेटर देन 7 हो गया तो क्षारीय विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा। पीएच का मान अगर ठीक है बराबर 7 हो गया तो उदासीन विलयन हो गया, और पीएच का मान अगर लेस देन 7 हो गया तो ध्यान में रखिएगा बेटा ये क्या होगा, तो आपको अम्लीय विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा, एकदम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होगा, बच्चे कार्बन 12 की बात कर रहे हैं। कार्बन 12 यानी कार्बन का 12 भाग, यानी कार्बन 12, C12 करिए 6C12, यानी ये 1 मोल है। और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो 6.022 × 10⁻23 मोल होता है, ठीक है अणु या परमाणु होता है, अणु या परमाणु होता है, ध्यान में रखिएगा बेटा अणु या परमाणु होता है। तो यहाँ देखिए 6.022 × 10⁻23 आंसर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर आपका आंसर होगा। तो एकदम ध्यान में रखना है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे यदि डिबोरिनर के त्रिक का पहला और तीसरा तत्व, पहला तत्व क्या है
फास्फोरस। दूसरा तत्व कौन है बच्चे? एंटीमनी है, Sb है। तो कह रहा है कि कौन सा तत्व क्या होगा? आपको त्रिक का दूसरा सदस्य होगा। त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? ध्यान दीजिए बेटा, त्रिक का दूसरा सदस्य कौन होगा? एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे, आसान क्वेश्चन है। आपको मैंने कई बार बताया है, क्या बताया है कि देखिए त्रिक जो होता है उसमें दूसरा तत्व क्या होगा? आर्सेनिक होगा। क्या होगा? आर्सेनिक होगा। कैसे? तो बच्चे फर्स्ट सबसे पहले देखिए फास्फोरस का निकाल लीजिए, फास्फोरस का, ठीक है, ये 30 के आसपास होता है, 30 या 31 कर दीजिए, 31 होगा। और एंटीमनी ये लगभग 124 के आसपास होता है। दोनों को जोड़ देते हैं, 31 प्लस 124 बटा क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। तो बच्चे ये किसका आएगा? तो आर्सेनिक का आएगा परमाणु भार, यानी 4 1 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 155 बटा 2 यानी 72.5, ठीक है 72 नहीं 72 नहीं 77.5 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये किसका होगा? तो ये आर्सेनिक का होगा। बच्चे आपको एकदम ध्यान में रखना है कि डेवोरिनर ने त्रिक नियम दिया था। इन्होंने 3 तत्वों की श्रेणी बनाई जिसमें मध्यवर्ती तत्व का जो परमाणु भार था, ये मान लीजिए x है और ये है y है, तो ये मध्यवर्ती तत्व का जो परमाणु भार था यह आपको दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या था? औसत औसत औसत, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अच्छी बात है। आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? तो आयोडीन याद रखना है, आयोडीन बच्चे, आयोडीन जो है ठीक है ये, ठीक है इसकी परमाणु संख्या की तक क्या होती है? 53 है बच्चे, ठीक है बच्चे। आयोडीन जो है आपको हेलोजेन होता है। क्या होता है? प्रमुख हेलोजेन है। और यह रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। आगे देखते हैं, याद है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने में करते हैं? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने में करते हैं। और ये क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, या CaOCl और Cl होगा। ये देखिए इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। बच्चे बेकिंग पाउडर जो होता है ये क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर ठीक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें कुछ मात्रा में हम टार्टेरिक एसिड डाल देते हैं, टार्टेरिक अम्ल डालते हैं, ठीक है। धोबन सोडा क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2 होता है बेटा, ठीक है ये ध्यान में रखिएगा। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा सीधा सीधी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसमें हम क्या नहीं डालते हैं बच्चे? तो इसमें हम ठीक है आपको अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो बच्चे शक्ति की इकाई क्या होता है? हॉर्स पावर होता है। और 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होगा? 746 वॉट हो जाता है, 746 वॉट। और जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। और बच्चे किलोवाट्स में क्या होगा? तो आपको पता है 10⁻³ वॉट्स को हम ठीक है 1 किलोवाट कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 10⁻³ वॉट्स होता है। तो यहाँ देखिए उद्योगों में प्रयुक्त क्या होगा? हॉर्स पावर, हॉर्स पावर का प्रयोग करेंगे। उद्योगों में प्रयुक्त हॉर्स पावर, ठीक है बच्चे हॉर्स पावर का प्रयोग करते हैं उद्योगों में। उद्योगों में किसका प्रयोग करते हैं? तो हॉर्स पावर का प्रयोग करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए, यानी 1/10 सेकेंड का अंतर होना चाहिए। और दो ध्वनियों के बीच में ध्यान में रखिएगा, दो ध्वनियों के बीच अंतर, ध्वनियों के बीच अंतर कितना होगा? तो अंतर अगर 1/10 सेकेंड है तो 1/10 सेकेंड है, तभी ध्वनि क्या होगा? तभी ध्वनि आपको ठीक है स्पष्ट सुनाई देती है बच्चे। तभी ध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देगी, प्रतिध्वनि सुनाई देती है, एकदम ध्यान में रखिएगा, सुनाई देती है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं। यहां देखिए 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, क्या बनेगा? 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से आपको क्या बनता है बच्चे? तो यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक तत्व अगर मिलेंगे, मान लीजिए कि आपको एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, आपस में दोनों तत्व मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लिया, तो ये ध्यान में रखिएगा 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से। ये मान लीजिए कार्बन है और 2 ऑक्सीजन के परमाणु मिल गए, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा ये क्या होगा? तो यौगिक होगा। मूलक क्या होता है? तो मूलक होता है ये देखिए, ठीक है आपको SO4 2- ये क्या होगा? मूलक हो गया। ये देखिए अमोनियम आयन हो गया, तो ये देखिए NH4+ होता है। संयोजकता क्या होता है? तो बच्चे ठीक है किसी तत्व का परमाणु ठीक है जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपने निकटवर्ती अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने में, उसे हम संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन काम करने की दर को, काम करने की दर
ये क्या कहलाएगा, तो ये शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, शक्ति या पावर कहलाता है। बल क्या होता है, तो बल जो है ठीक है आपको द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल F बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होगा। दाब क्या होता है, तो दाब प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। और ये क्या होगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं पास्कल। बेटा क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, पास्कल होगा। निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों का ठीक है बच्चे आवधिक गुणधर्म होता है। ये कहा था किसने, मेंडलीफ ने। बच्चे न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, ध्यान में रखिएगा। अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने। मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया, के आधार पर ठीक है तत्वों को व्यवस्थित किया। किसने, तो बच्चे मोसले ने तत्वों को व्यवस्थित किया, ध्यान में रखिएगा। तत्वों को व्यवस्थित किया किसने, तो मोसले ने। बच्चे डेबोरिनर ने त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, डेबोरिनर ने त्रिक नियम दिया था, ध्यान में रखिएगा। त्रिक नियम दिया था डेबोरिनर ने। चलिए, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं, तो बच्चे हम क्या कहते हैं, तो अंडप कहेंगे। पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर या पुमंग जो होता है, या ठीक है आपको क्या है, नर जनन अंग है। पुमंग और जायांग बच्चे नर जनन अंग में भाग लेता है ये, ठीक है बच्चे। आपको पता होगा कि अंडप आ गया, अंडप जो है ठीक है मादा जनन भाग होगा, मादा जनन भाग होगा। अंडप एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे। जब भी आपको बात करें पुष्प की, तो पुष्प के दो मुख्य अंग होते हैं। एक होता है कौन, तो एक होता है पुमंग, ये नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। और दूसरा क्या होता है, तो बच्चे जायांग होता है, जायांग। और ये क्या होता है, इसको गायनोसियम कहते हैं। और यह आपको क्या होगा, मादा जनन अंग होगा, मादा जनन अंग होता है, अंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह बल के समीकरण में F किसके बराबर होगा, तो बच्चे बल के समीकरण में F किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। क्योंकि v बराबर u प्लस एटी होता है, अंतिम वेग बराबर u प्लस एटी होगा। बच्चे ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। और ये देखिए ये संवेग हो गया, संवेग p बराबर m इंटू भी होता है, संवेग p बराबर m इंटू भी होता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। देखते हैं निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। बच्चे सेल या बैटरी जो है ठीक है चालक में विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। जबकि वोल्ट मीटर जो है ये विभवांतर मापने का यंत्र है, विभवांतर मापता है बच्चे, विभवांतर मापते हैं किसके द्वारा, विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। एमीटर जो है ये विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा मापता है, याद रखिएगा विद्युत धारा मापता है। कौन, तो एमीटर। और बच्चे गैल्वेनोमीटर जो है ये ठीक है आपको क्या करेगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत ठीक है विद्युत धारा मापता है, विद्युत धारा का पता लगाता है, परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है, विद्युत धारा का पता लगाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, पता लगाता है। कौन, तो बच्चे आपको ठीक है गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट देखिए, कारण इनमें से कौन एक स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, तो बच्चे स्वैच्छिक क्रिया आपके हाथ के अंदर नहीं है बच्चे, स्वैच्छिक क्रिया नहीं है बच्चे, किसी और के अंदर में है। तो दिल की धड़कन जो है स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, याद रखना है ठीक है। दिल की धड़कन स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, जबकि अन्य सभी क्या है, स्वैच्छिक क्रिया है बच्चे। ये जो है आपको पता है कि ठीक है हृदय जो है, हृदय किस पेशी से बना है, तो हृदय कार्डियक मसल से बना है, कार्डियक मसल्स से बना है, मसल्स से बना है। और ये क्या करता है, कार्डियक मसल से बना है, और यही आपको धड़कन नियंत्रित करता है, धड़कन नियंत्रित करता है। एकदम याद रखिए, नियंत्रित करता है, धड़कन नियंत्रित करता है बच्चे, एकदम याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में कौन काम करता है, तो बच्चे ग्रेफाइट काम करेगा। कौन काम करेगा, ग्रेफाइट काम करता है, ध्यान में रखिएगा। ग्रेफाइट नहीं, कोक काम करता है, कोक काम करता है। अपचायक एजेंट के रूप में कोक काम करेगा, कोक काम करेगा। ग्रेफाइट जो है ये क्या होता है, उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, सुचालक होता है। और क्यों, क्योंकि ये देखिए रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहा है, धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट। बच्चे आपको पता होगा कि ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, फर्नेस में हम हेमेटाइट को पिघलाते हैं, फर्नेस में हेमेटाइट को पिघलाते हैं, हेमेटाइट
को हम क्या करेंगे, हेमेटाइट को पिघलाते हैं और वहां पर पिघलाते हैं और वहां पर हम क्या करते हैं, तो वहां पर ठीक है आपको कोक का प्रयोग हम किसमें करेंगे, कोक का प्रयोग ठीक है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में करते हैं। कोक का प्रयोग रिड्यूसिंग एजेंट में करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट में करेंगे, एकदम ध्यान में रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में किया जाता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सभी लोगों का वेलकम है। और हम लोग पढ़ रहे हैं एएलपी का क्वेश्चन बैंक और सेट नंबर आज का 9। आप लोगों का रीजनिंग हो चुका है। चलिए मैथ्स की दुनिया में आ जाइए। 9 नंबर सेट मैथ में चलिए फटाफट मैथ को देखना है। आ जाइए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है इतना बराबर इतना, तो इतना का मान क्या होगा, डायरेक्ट के क्यूब माइनस 3k होता है, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 होगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 में 9 गया 18, ये याद रखेंगे। x प्लस 1/x बराबर अगर k रहता है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, k क्यूब और माइनस 3k। इसी तरह x माइनस 1/x बराबर k रहता है तो x क्यूब और माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, k क्यूब प्लस 3k। ध्यान रखेंगे ये सब चीज को, है कि नहीं। तो 18 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बढ़ा जाए आगे। कहता सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है, यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग। 3 वर्ष के अंतराल पर मतलब प्रत्येक 2 के बीच का अंतर जो है 3 वर्ष है, मतलब 3-3 के अंतर पर 5 बहन है, तो यानी पांचों का योग दिया हुआ है। जब 3-3 के अंतर पर है तो हम उसका औसत निकाल लेंगे, तो बीच वाला होगा, तो 50/5 कर देंगे, तो बीच वाले का उम्र 10, 3-3 वर्ष के अंतर है 13, 3-3 वर्ष के अंतर है, उसके बाद कौन होगा 16। तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या हो जाएगा, 16 वर्ष होगा। बीच वाले औसत के बराबर होगा, क्योंकि लगातार संख्या का औसत बीच वाला होता है। लगातार संख्या का मतलब समान अंतर पर संख्या, ठीक है। अगला चलो, निम्नलिखित में कौन सा एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या रूट में नहीं रहना चाहिए, रूट में ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यूबिक रूट 8 का मान 2 आ जाएगा, ये एक परिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट सीरीज कब से चलेगा सर, बिल्कुल बहुत जल्द। उसका वीडियो शायद नहीं अपलोड हुआ है, अपलोड होगा, सब बता दिया गया है। हाँ सी बिल्कुल सही। अगला चलो, डाटा से सवाल है। कहता मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मई से जून मोटरसाइकिल। अब देखो मोटरसाइकिल जो है इसमें क्या सब है, इसमें एक चीज दिया गया है, नामांकन नहीं किया गया है। पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहन का प्रतिनिधित्व। पहली संख्या जो है मोटरसाइकिल है। इसमें क्या पूछता है, मोटरसाइकिल के बारे में ही पूछा जाता है। तो मई में मोटरसाइकिल है 17 गो और जून में है 28 गो, यही ना, मई और जून में पूछा जा रहा, मई से जून। तो 17 से 28 कितना बढ़ गया, 11 बढ़ गया। 17 से 11/17 गुना 100 ना, ये हो गया लगभग काट दी। चलिए 1100 में भाग दे दीजिए आप 17 से, 17 छा के 102 और 17 7 119, लगभग 70 के करीब जाएगा। एगो यहाँ 69 है, तो ये हो सकता है, देख लेते हैं। 102 8 पर 0 हो गया, लेकिन ये भी तो कम ही हो रहा है। 102 तो 8 पर 0 17 5 85, लगभग 5 भी नहीं जा रहा, 64 दशमलव समथिंग यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आया है, ए बिल्कुल सही है। अगला, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, धारा के साथ चलने में नाविक की दूरी तय करने में 5 घंटे, शांत जल में नाविक की गति। धारा के विरुद्ध मतलब क्या होगा, मेन माइनस करेंट। ये हुआ चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 80 या बटे 8 घंटा मतलब 10। धारा के साथ मेन प्लस करेंट, दूरी है 80 या समय है कितना, मात्र 5 मतलब 16। तो हमको कहता शांत जल में नाविक की गति मतलब m का वैल्यू जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, 10 + 16/2, यानी कितना हो जाएगा। कहाँ है ऐसा ऑप्शन जी, 8 से, अच्छा 40 है, हम 80 ले लिए है ना, 40 है मात्र, कोई बात नहीं। 8 से 5 बार में
और 40/5 यानी कितना 8 बार में, तो 8 5 13/2, 8 + 5/2 13/2 कितना हो जाएगा 6.5, 6.5 उत्तर हो गया। अगला सवाल चलेंगे। कहता एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है, समकोण बी पर है, समकोण त्रिभुज बी पर समकोण है, बी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। अब कहता BC बराबर 15, ये 15 है, AB बराबर 8 है, तो 8 15 तो ये तो श्योर है 17 होगा। तो त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर बनाया गया वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, कर्ण का आधा होता है, परिवृत्त का न कर रहा है। यदि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बनाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। परिवृत्त का त्रिज्या होता है कर्ण का आधा, 8.5 होगा, लेकिन इसमें तो ऐसा ऑप्शन है नहीं। अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो ये होगा 8, यानी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 होता है, ये होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो 15 8 कितना हो गया 23, और 23 में से 17 गया 6/2, तब ये 3 होगा, 3 ऑप्शन में है। लेकिन यहाँ तो परिवृत्त कर दिया गया है ना, तो परिवृत्त होगा नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए अंतःवृत्त। अंतःवृत्त होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 होता है, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अगला सवाल चलेंगे। क्या हुआ बताओ जरा, क्या दिक्कत है? हाँ दोनों चीज बता दिए, ये हुआ परिवृत्त है, ये हुआ अंतःवृत्त, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। अगला आएगी, एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 90 की प्रति घंटा की गति 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताए। हाँ, आप त्वरण को समान गति मानते हुए, तो फिजिक्स का सवाल हो गया। तो ये सब जो फार्मूला होता है इसमें लगा करके देखना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है एक फार्मूला, एक बराबर होता है V बराबर U प्लस AT, एक होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। गति में यही नियम सब चलता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होइएगा। इसी में से किसी पर होगा, है कि नहीं? इसी में से किसी पर बैठा के आप बना लीजिएगा, बन जाएगा फिजिक्स में जो पढ़े हैं। इसमें तो कुछ करना है क्या, ये तो आपका बोर्ड मास हो गया, यहाँ ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट यहाँ तक काम करेगा, तो इसी में भागा होगा 3 से, तो 3 तिया 9, 6 में से 3 गया 3/3, ये हो गया 1। ठीक है, अब चलिए ये लाइन का ब्रैकेट है 3 से 20, 20 में से 1 गया, 20 में से 1 गया 19, 38 में से 19 गया 19, और 45 में से 19 गया कितना 26, 26 में टिक लगाइए। अगला आएगी, निम्न को हल करें, फिर वही क्वेश्चन है, यहाँ ब्रैकेट है, ये तो गुना होगा, 3 दूना 6 प्लस 6, 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको गुना करिएगा, 3 दूना 6 प्लस में 6, और ये ब्रैकेट है तो 6 4 10 हो जाएगा। 10 को 7 से गुना करिएगा तो 70, ऑप्शन कहीं है ही नहीं, है कहीं ऑप्शन? 4 प्लस यहाँ दिया है -2 को -3 से गुना करने के लिए, तो ये तो गुना होगा 6। अब ये ब्रैकेट का काम करिएगा तो 6 4 10, और 10 को 7 से गुना करिएगा 70, कहीं ऑप्शन में नहीं है, कहीं गड़बड़ किया है क्या? देखो जल्दी से एक बार क्वेश्चन में। नहीं है, अच्छा 70 तो है, ये है ऑप्शन में जी, 70 तो ऑप्शन में है ही। अगला सवाल कहता किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या कितनी है? 32% दिया हुआ है, 100% निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? 80/32 गुना कितना 100 हो गया। काट दीजिए 8 चौके 32, 8 से 1000 को काटिएगा 125 बार में, 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 250। हाँ एकदम सही है। निम्न में से कौन सी सबसे छोटी संख्या जिसे इतना से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी? 2800 के नजदीक का वर्ग जो होगा ये होता है, एक होता 53 होता, 53 का स्क्वायर होता है 2809, लेकिन हमको तो इससे कम चाहिए तो हम 52 का स्क्वायर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2704।
तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, तो आप कहिएगा 96 घटाना पड़ेगा। 96 घटा देंगे, काम बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आया है? तो ये ऊपर चले गया ना, हमको घटाना है तो हमको इससे नीचे रहना पड़ेगा। किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा 10 घंटा में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों को पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी कितने समय में भर जाएगा। ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, तो हमको पूरा भरने में, क्योंकि भरने का क्षमता ज़्यादा है, तो कितना समय लगेगा, XY बटा X माइनस Y, दोनों का अंतर 6। लेकिन यहाँ कहता आधी खाली थी, मात्र आधी खाली है, तो मात्र आधी को भरेगा, तो 1/2 से गुना कर देंगे। 6 दूना 12, 4 तिया 12, 10/3। 10/3 को क्या लिखेंगे, 3 घंटा 1/3 यानी 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला हो, कहता 8 अंकिया इतना 15 से भाज्य है, तो पी का न्यूनतम मान 15 से भाज्य है, तो किस किस से भाज्य होगा, 3 और 5 से। तो 5 का नियम तो अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, ये तो है ही। अब 3 का नियम क्या कहता है, योग कटना चाहिए, अंकों का योग, अंकों का योग कटना चाहिए। तो जोड़ लेंगे, 6 3 9 1 10 5 15, 15 15 7 22 22 5 22 5 27 8 35 प्लस पी। वैसे इतना जोड़ने की जरूरत है नहीं, जहां 3 से कटने वाला संख्या हो जाता वहीं छोड़ देते, जैसे 3 को छांट देते, 6 1 7, जैसे 6 3 9 9 1 10 10 5 15 काट देते, फिर 8 7 15 5 20 लिखते। 20 में भी 18 को काट सकते थे, खैर कोई बात नहीं। अब 3 से कटेगा तो योग कटना चाहिए, 35 के बाद 1 होगा, 1 में 3 जोड़ दीजिए 4 होगा, 3 जोड़ दीजिए 7 होगा। 7 से ऊपर 10 हो जाएगा तो वो नहीं हो सकता, तो 1 4 7 हो सकता है। हमको कहता है यहाँ पर न्यूनतम मान, तो पी का न्यूनतम मान कौन होगा, 1 होगा। 1 में टिक लगाइए, क्या। चलिए अगला सवाल, कहता एक थैले में ए बी सी इतना टोकन रखे हैं, ए बी इतना, बी सी इतना और ए बी इतना, ए बी सी का मान ज्ञात करें। ए बी और बी सी दिया है, ए बी सी, तो बी दोनों में कॉमन है, बी दोनों में कॉमन है, तो बी यहाँ कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 6, दोनों को बराबर कर, इसे बनाने की भी जरूरत नहीं। ए बी सी पूछ रहा है 3 8, 3 8 है, यहाँ 3 8 है नहीं, यहाँ 3 8 है नहीं, यहाँ 3 8 3 3 9 3 8 24 यहाँ है। चलिए यहाँ है, 2 जगह है, ध्यान दीजिए। बी सी 6 13, तो बी सी को 6 13 देखेंगे, ये 6 13 होगा, नहीं होगा, ये सही हो गया, बनाने की जरूरत नहीं है। बी सी हमको 6 13 चाहिए, तो बी सी यहाँ देखिए 6 13 होगा, 4 से 6 बार में, 4 से 13 बार में 6 13 है, तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। कहता 10 का मान इतना है, 10 माइनस कॉट, तो कॉट जो होता है ये 10, कॉट को क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, 1/10 लिख देंगे, काम बन जाएगा। तो 10 का मान दिया हुआ √2 - 1 माइनस 1/√2 - 1, तो ये हो गया √2 - 1, माइनस हो गया, ये परमेकरण करके √2 + 1, नीचे में क्या होगा 1 होगा, a² - b², तो प्लस √2 माइनस √2 कट गया, -1 -1 -2 आ गया, -2 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर कौन है, बी आया है। माइनस में √2 कैसे, अच्छा हटा दिया, -2 बिल्कुल सही। 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 5 में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं, 192 का 10 रुपया, तो 5 में 10 का आधा, तो इसका आधा कितना होगा, भागा 2 कर दीजिए, खाली 96। इसमें क्या करना है, 10 रुपया में 192 गो, तो 5 रुपया में कितना गो, सीधा आधा कर देना है। अगला, इतना बराबर इतना, तो इतना का मान ज्ञात करें, सेम टर्म है नहीं, इतना में 31 से भागा है, तो इसको 31 को यहाँ दे देते हैं, तो वैल्यू कितना आना चाहिए 23, और यहाँ पर भी 31 दे देते हैं, ध्यान देना है। तो 713 यहाँ 0 है, बटे में 3.1 है। अब ध्यान देना है, ये और ये हटा दे तो ऊपर कितना है 4 गो, नीचे 1 गो, तो 3 गो 0 आ जाएगा, और हमको इतना बटे 31 का मान पता है जो 23 होता है, तो मान तो 23 होता, लेकिन ये 3 गो 0 आ गया, मतलब 1000 से भागा हो जाएगा, तो 1000 से भागा का क्या मतलब 0.23 हो जाएगा, 0.023 उत्तर हो गया। सी नंबर कैसे, सी नंबर कैसे, हाँ
ऑनलाइन कोर्स लेना है रीजनिंग मैथ का डिस्कशन बैच का एएलपी के लिए। डिस्कशन बैच यही चल रहा है, फ्री चल रहा है बाबू। और पढ़ाई के लिए 99 रुपया में बैच चल रहा है, जो कि अभी आपको हम कल एक वीडियो दिए हैं, जो कि आपको बीएसएससी वॉल्यूम 2 और ये दोनों साथ होकर के चलेगा, मतलब उसका मेंस इसका ये दोनों में एकदम 1000 प्लस क्वेश्चन चलेगा। तो वो चालू है, लेकिन 2-3 दिन बाद शुरू होगा। अभी एएलपी का 3-4 क्लास हो चुका है और अभी 2-3 दिन बाद दोनों बैच साथ में चलेगा, ठीक है। अगला, 6 छात्रों के एक समूह में किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ। नए छात्रों के प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का अंक औसत से 3 अधिक बढ़ जाता है, तो नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से डैश ज्यादा है। अब देखिए यहां पर कहता 6 छात्रों का जो है परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षा शामिल हुआ, मतलब अब 7 आदमी हो गया। नए छात्र के प्राप्तांक को भी जोड़ लिया जाता है, तो समूह का औसत अंक जो है 3 से बढ़ जाता है। तो नए छात्रों का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज्यादा है? तो 6 आदमी है, एक आदमी और आ गया 7, और 3-3 का वृद्धि हुआ, तो सभी में 3-3 का वृद्धि हो जाएगा। तो 7 या कितना 21, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। हाँ, तो चलिए क्लास सवाल पे आ जाइए। कहता उसके समूह के पहले के औसत प्राप्तांक से कितना अधिक होगा, अंक से कितना अधिक होगा। तो ये एक्स्ट्रा आया, इसका जितना औसत होगा उतना तो मेंटेन करने के लिए आना ही होगा। और लेकिन 6 है पहले से आदमी, अब 7 हो गया, और 3 ज्यादा आता है औसत। औसत मतलब क्या हुआ? प्रत्येक में वृद्धि। तो औसत में 3 वृद्धि आदमी हो गया, अब 7 हो, तो 7 में 3-3 का वृद्धि, मतलब कितना ज्यादा है? 21 ज्यादा होगा, 21 ज्यादा। अगला, 2 संख्या का गुणनफल है, इनमें से एक संख्या इतना, दूसरी संख्या, इसमें इससे भाग दे देंगे, काम नहीं हो जाएगा। 40/2.5 खाली भाग देना है, बस हो गया। 25 से 4 16 हो गया। गुणनफल दिया है, एक वैल्यू है, तो उससे भाग देंगे, दूसरा आ जाएगा। घन के किनारे को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन इतना बढ़ जाता है। तो कहता है इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है घन को, मतलब a+2 का क्यूब और -a का क्यूब, ये बराबर है 488। तो ऑप्शन से पहला काम करिए, इसको तोड़िएगा तो टाइम काहे तोड़िएगा, ऑप्शन से काम करना है। 7 2 9, 9 7 37 9, और 9 में से 7 7 49, 7 3 47, 9 में से 3 गया 6, नहीं होगा। इकाई अंक देखना है। 9 2 11, तो 11 का 1331, 9 9 81, 9 81, 9 7 29, 11 में से 9 गया 2, नहीं होगा। 6 तो 6 2 8 8 64 8 512, 36 7 216, तो 12 में से 6 गया 6, ये भी नहीं आ रहा है। 10 का 8 दीजिएगा, 10 का 1000, और ये हो गया 512, तो 512 ये सही है। मतलब क्या होगा? पहले का 8 होगा, ठीक है। 8 उत्तर हो गया। ऑप्शन से ही काम कर लेंगे, काम हो गया आसानी से। इतना पर 21% वार्षिक दर से इतना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। किसका? 625.00 का। तो पहले 2 वर्ष का निकाल लीजिए 21% से, क्या दिक्कत है? 21% निकालिएगा, 21 पंच 105, 21 दूना 42, 10 52, 21 छाके 126, 5 131 हो गया। 13,000 इतना 21%। छमाही सब न कह रहा है, नहीं, वार्षिक दर से, ठीक है। तो यहाँ भी 13,125, और इसका फिर 21% निकालेंगे, उसे आधा भी करना है, थोड़ा सा गुना कर दिया है बस इसलिए। 21 पंच 105, 21 दूना 42, 10 52, 21 कान 21, 10 31, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 63 3 66, 21 कान 21, 6 27, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, इसको आधा से गुना कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। ध्यान देना क्या मामला क्या है। जो मामला इसका 21%, अगर सीधा सीधी 2 वर्ष का पूछता तो पहला वर्ष का ब्याज ये और दूसरा वर्ष का ये साधारण ब्याज, इसका भी 21% निकाल दिए, इतना आ गया।
तो ये तो 2 वर्ष का ब्याज हो गया, हमको 1.5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष और दूसरे वर्ष का आधा, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, सब सही है। 21 पंचे 105, 21 दूना 42, 10 52, 21 छाके 126 और 5 131, ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 21 पंचे 105, 21 दूना 42, 10 52, 5 21 का 21, 21 दूना 42, 10 52, 52 52, 5 बच गए, 21 का 21, 21 ये कैसे आ गया जी, गड़बड़ा गया। 21 पंचे 105, 21 दूना 42, 10 52, ठीक है, 5 21 का 21, 5 26, तो ये तो बेकार ना है। 21 का 21 और 5 26, 21 तिया 63 और 63 63 63 2 65 है ना, 21 का 21 6 27, ये हुआ, इतना आ गया। और इसको आधा कर देंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ दो, सबको उत्तर आ गया। आया सबको, क्या आया, डी, इसका आया डी, इसका आया। तो देखो 13,000 ये हो गया, 6,000, 13 6 19,000 से ऊपरे जाएगा, 19,000 से ऊपर जाने वाला है, इसका भी आधा होगा, 1,000 ये भी जाएगा, तो न ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। 20,000 से ऊपर जाएगा, चाहे ये लगभग ये या ये, इस दोनों में कोई आ जाना चाहिए, इस दोनों में। ठीक है, जोड़ दो सबको, बस हो गया, खाली इसको आधा करके जोड़ना है, इस दोनों को आधा करके जोड़ देना है, काम खत्म है। एडजेक्ट नहीं रहता तो तब तो लगभग मान निकाल देते, वो भी हो जाता है। या और भी काम कर सकते हैं, 21% से 1.5 वर्ष का, तो खतरा हो जाएगा, 1.5 वर्ष करिएगा तो एक बार निकालिएगा 21%, एक बार निकालिएगा 10.5%, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, इसी का मतलब ये होता है, इसी का मतलब ये होता है, बस काम खत्म। गुना भाग कर दो, जोड़ दो। अगला, पंडित अपने यात्रा दोपहर इतना बजे शुरू की और गंतव्य पर इतना बजे पहुंचता है। अनित ने प्रणीत के 58 इतना सेकंड बाद यात्रा शुरू की और गंतव्य पर उसके इतना सेकंड बाद पहुंच गया, तो अनित ने अपनी यात्रा पूरी करने में कितना समय लिया। ये यहाँ चला, यहाँ पहुंचा, ये जो है इसके इतना बाद चला, इसके इतना बाद पहुंचा, तो इसमें ये जोड़ दीजिए, इसमें ये जोड़ दीजिए, दोनों को घटा लीजिए, इसमें ये जोड़ेंगे, मतलब 2 45 और 46 में क्या जोड़ेंगे, 58 40, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया 8 5 13, और 5 4 9 1 10, और 2 1 3, ये इतना हो गया। इसमें इतना जोड़ेंगे, 4 55 और 57 में जोड़ेंगे 50 29, यहाँ ये जोड़ेंगे 9 7 16, 5 2 7 1 8, ये हो गया 5 5 5 10, ये हो गया 4 1 5। ठीक है, अब इसमें ये है इसका आरंभिक, ये है इसका अंतिम, इसमें से इसको घटाना है, मतलब 3 0 3 और 86, तो ये तो 0 0 आ गया, ये तो 2 आ गया और ये 2 आ गया। 2 घंटा 2 मिनट, 2 घंटा 2 मिनट, सेकेंड नहीं, 2 घंटा 2 मिनट सेकेंड यहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये आपका सेट नंबर 9 था, सेट नंबर 9 आपका इंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए।